प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं अजित सिंह जी का, भूतपूर्व साई कोच और खुद में एक भारी भरकम पहलवान। अजित जी, आपका नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद अवनीश जी, धन्यवाद। प्रारब्ध के सभी दर्शकों का धन्यवाद जी। स्वागत, एक बार फिर अभिनंदन जी। एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं पहलवानों को उसी चल रहे मुद्दे पर, जहां पहलवान निकले तो थे धरना देने, धरना दिया उन्होंने और उसके बाद तमाम तरह के आरोपों के साथ धरना दिया, गंगा जी तक गए मेडल बहाने के प्रयास में। लेकिन इस समय आज पहलवान कहाँ है ये देश नहीं जान रहा है, लेकिन जानना जरूर चाहता है। सर, एक शेर याद आ रहा है कि शामे गम जब बिखर गई होगी, जाने किस किस के घर गई होगी। तो सर, ये पूरा धरना, पूरा प्रदर्शन, पूरा आंदोलन इस समय किस राह पे है, कहां है? अवनीश जी, आज की जो चर्चा है ना, उसका जो मेन अगर मैं टॉपिक समझाऊं कि इस धरने का आज जरा पोस्टमार्टम किया जाए कि ये धरना कैसे लगा और कहां कहां से होता हुआ कहां तक पहुंचा। बिल्कुल, यही और वो जब कोई लड़की ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाती है तो किस किस पड़ाव से गुजरती है और अंत में कहां कैसे जाके बिकती है बाजार में, ठीक वही हो रहा है इस धरने के साथ। मैं आपको याद दिलाऊं कि ये जब पहली बार जंतर मंतर पे बैठे थे ना पहलवान, जनवरी 2023 में, धरने पे बैठने तक करीब हफ्ता 10 दिन पहले ये सब बाकायदे गुलदस्ता लेके जो है अध्यक्ष जी से मिलने गए थे और तब तक एकदम सब कुछ सही था। और उसके बाद WFI की जो नई पॉलिसी बनी कि कोई भी ट्रायल लेने से पहले सभी पहलवानों को एक तो नेशनल चैंपियनशिप लड़नी पड़ेगी और बाकायदे ट्रायल देना पड़ेगा। पहले क्या होता था ना कि ट्रायल जब हो जाते थे तो बाकी सब बच्चे तो एक दिन में 4 कुश्ती लड़ते थे, तो जो जीतता था उससे ये खलीफा जी लोग लड़ते थे। तो एक बच्चा 4 कुश्ती लड़के थका हुआ है और ये एकदम फ्रेश है, तो ये अन्याय था, ये लेवल ग्राउंड नहीं था। बिल्कुल, बहुत बड़ा। एक बच्चा तो 4 कुश्ती लड़ चुका है और कुश्ती में आजकल का जो नया फॉर्मेट है उसमें अभी आपने एक कुश्ती लड़ी, ठीक 20 मिनट बाद दूसरी कुश्ती आ जाती है। मतलब 3 घंटे के अंदर 4 कुश्ती लड़नी पड़ती है, 3 से 5 घंटे के अंदर। तो सब बच्चे जब आपस में लड़ लेते थे, जो फर्स्ट आता था उससे इन खलीफाओं की कुश्ती कराई जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा लक्यूना था, तो इसको दूर किया और एक WFI ने पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी को डिस्कस करने लगभग 16 जनवरी के आसपास, 16 या 17 ऐसे ही कुछ है, 16 जनवरी को ब्रजभूषण शरण सिंह, तत्कालीन WFI प्रेसिडेंट, DG साई, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, संदीप प्रधान से मिलने गए। उन्होंने ये पॉलिसी उनसे डिस्कस की जी। उन्होंने कहा कि जब ये पॉलिसी है तो जो पहलवान हमारे सीनियर्स हैं, ओलंपियंस हैं और जो खलीफे हैं, इनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे कैंपों में। तो उन्होंने कहा कि वो हम जो हमारे नेशनल चैंपियनशिप में कोई भी जो 4 बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर गोल्ड आएंगे, उनको हम कैंप में रखेंगे, उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, उनको कैंप से नहीं हटाएंगे। अगर इनको आपको एकोमोडेट करना होगा तो आप टॉप्स की स्कीम में रख के इनको टॉप से खर्चे से इनको कैंप में डाल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रायल हम इनका ले लेंगे, अगर नेशनल चैंपियनशिप ये नहीं लड़ेंगे तो भी हम इनका ट्रायल ले लेंगे, ठीक है, ट्रायल से वंचित नहीं करेंगे। तो ये पॉलिसी डिस्कस हुई DG साई संदीप प्रधान के साथ 16 जनवरी को। 17 जनवरी को DG साई ने इन पहलवानों को अपने दफ्तर में बुलाया और ब्रजभूषण सिंह और फेडरेशन के खिलाफ बाकायदे भड़काया। ये जो साई के जिसकी आप बात कर रहे हैं संदीप प्रधान जी, IAS अधिकारी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर IAS नहीं, सीनियर मोस्ट IAS अधिकारियों में, ठीक है। मतलब ये एक तरह से एक अधिकारी की अंतिम पोस्टिंग होती है, अंतिम 2 साल का टेनर होता है, ठीक है। तो साहब, वो DG साहब ने इनको भड़काया और 18 जनवरी के आसपास जो है ये जंतर मंतर पे धरने पे बैठ गए।
और मैं इस बात को मानता हूं कि जब ये धरने पे बैठे थे तो मूलतः इनके जो आरोप थे ना, वो सिर्फ मिसमैनेजमेंट और तानाशाही है, ब्रजभूषण सिंह का रूखा व्यवहार, तानाशाही, दबंगई है, उनका जो अक्खड़पना है उनके व्यक्तित्व का, यही सब आरोप थे। मेरा ये पक्का मानना है कि डीजी साई, हाँ, शुरुआत में बिल्कुल भी कहीं यौन अपराध या यौन शोषण जैसी इस तरह की बातें थी ही नहीं। ये था कि पहलवानों को बड़ा WFI में काफी अराजकता है और वहां बहुत तानाशाही है, उसको दूर करने की बात। हाँ, मतलब WFI के मिसमैनेजमेंट और कुछ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के आरोपों तक ही सीमित रहा पहले 4 घंटे धरना। 3 बजे के आसपास किसी पत्रकार से बात करते हुए विनेश ने कहा कि हमारा शोषण करते थे, तो उस पत्रकार ने शोषण शब्द को पकड़ लिया और रबड़ च्युइंगम की तरह खींच दिया। और जब विनेश नहीं बोली तो उस पत्रकार ने यौन शब्द विनेश के मुंह में घुसेड़ दिया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और विनेश चूंकि कोई प्रोफेशनल वकील या बहस करने वाली या मंचों से भाषण देने वाली लड़की तो है नहीं, बेचारे पहलवान सीधे साधे हैं, गिने चुने वोकैबुलरी में 4 शब्द होते हैं और ना ओरेटरी, वक्तृता, मंच से भाषण देने की कला में निपुण तो थे नहीं। बिल्कुल, तो वहां पे और एक क्षण में संभल जाना और बात को संभाल लेना और यौन शब्द को बात कार्रवाई से हटा देने का जो उस वक्त कौशल चाहिए था वो इनके पास था नहीं। बिल्कुल, इन्होंने ये पत्रकारों के उस जाल में उलझ गए। यहां कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि पहलवानों ने शुरुआती मिसमैनेजमेंट साई के अंदर उसको लेकर शुरुआत की। 4 से 5वें घंटे पर टीआरपी खोर मीडिया, जो स्थापित मीडिया है जिसको माइक और आईडी लेके टीआरपी खोरी करनी होती है और अपने शब्द, अपने एजेंडे सामने वाले के मुंह में घुसेड़ने होते हैं, उसने विनेश फोगाट के मुंह पे शोषण के आगे यौन घुसेड़ दिया। जी, यौन घुसेड़ दिया और विनेश इस चाल को समझ नहीं पाई। बड़ी बात। और उस दलदल में फंस गई। तो साहब, जब एक बार अगर आप दलदल में फंस गए तो अब यहां पे सलाहकारों का रोल आ जाता। तुरंत, ठीक है, आपात बैठक बुला के कोई बोलता है रुके रुके, गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। पर वहां पे इतनी परिपक्वता सलाहकारों में भी नहीं थी। और यहां से जो धरना था ना, यहां से धरना डीजी साई के कंट्रोल से निकल के अब टीआरपी खोर मीडिया के हाथ में चला गया। ठीक है, बिल्कुल, वो देश ने होता हुआ भी देखा है जो आपने कहा। बिल्कुल सिलसिलेवार कहानी आप सुना रहे हैं कि कैसे यात्रा शुरू हुई और अगले 4 घंटों में वो बहक के पहलवानों, बेचारे पहलवान, अब तो कहने की बात आ रही है, बेचारे पहलवानों से निकल के टीआरपी खोर की मीडिया के हाथों में पहुंच गई। लेकिन देखिए, जो टीआरपी खोर मीडिया है ना, वो भी, उसकी उम्र भी 22 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे है। एक कहानी को बजाती है और बजाने को थक जाती है, फिर किसी दूसरे ग्राहक के तलाश में निकलती है, किसी दूसरे पाजेब की तलाश में निकलती है। लेकिन ये पहलवानों का धरना महीनों तक चला। महीनों तक चलने में, और यहां हरियाणा का क्या रोल आया, कैसे ये फिर दूसरे तीसरे हाथ में कैसे गया? हाँ, तो देखिए, ये जो पूरा षड्यंत्र था ना, ये पर्दे से पीछे जो डीजी साई थे ना, संदीप प्रधान, वो तो तात्कालिक कारण बने थे धरने को। उन्होंने एग्जैक्टली वो ट्रिगर पॉइंट था। पर पहले जो भूमिका बन रही थी उसमें हरियाणा जातीय राजनीति, हुड्डा फैमिली, मुझे लग रहा है आपका कोई कॉल आ गई थी। जी, हरियाणा कांग्रेस, हुड्डा फैमिली, और एक दो और उद्योगपतियों के भी नाम है, पर वो अपुष्ट खबरें हैं
इसलिए उन पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो ये लोग, और दीपेंद्र हुड्डा जी पहले हरियाणा कुश्ती संघ के 12-15 साल अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं, उनके पुराने हिसाब किताब थे, ब्रजभूषण सिंह थे, तो वो सब देखिए वो भी इस, जैसे एक किसी व्यंजन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, तो एक इंग्रेडिएंट वो भी था। तो जैसे ही इन्होंने शोषण में यौन शब्द जोड़ा, तो उसके बाद जैसे ही तहलका मचा, तो उसमें फिर कूदे सबसे पहले हरियाणा कांग्रेस और जेएनयू का डफली गैंग और प्रोफेशनल धरनाजीवी। आपको याद होगा वो, जिसको आंदोलन जीवी कहते हैं। हाँ, आपको याद होगा वृंदा करात आ गई थी, वी आर विद वुमेन, वी आर विद रेसलर्स का प्लेकार्ड लेके। पर उस वक्त चूंकि बबीता फोगाट ने ये सख्त मना किया था इन लोगों को कि भैया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आने देना, तो इन्होंने सख्ती तो उनको मंच से उतार दिया था। ठीक, बिल्कुल ये हुआ था। और उसके बाद वो धरना मात्र 2-2.5 दिन चला था, और तुरंत जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए अनुराग ठाकुर के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग्स हुई पहलवानों की, और 2.5 दिन के अंदर धरना समाप्त हो गया। और ओवरसाइट कमेटी और आईओए की एडॉक कमेटी बना दी गई, कुश्ती संघ की सारी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया गया और बोला कि ओवरसाइट कमेटी WFI का सारा कामकाज संभालेगी। और इसमें 3 महीने निकल गए। ठीक है। उस 3 महीने में ओवरसाइट कमेटी और आईओ की कमेटी की जांच हुई, और उस जांच में पहलवानों को ये पता लग गया कि हमने आरोप तो लगा दिए हैं, पर हमारे पास कोई आधार तो है नहीं, न इनकी तैयारी थी आरोप लगाने की। तो उस ओवरसाइट कमेटी में से कुछ निकला नहीं, खुद इनके पास। अच्छा, ये तब तक मंच से ये लड़कियां कह चुकी थी कि नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ कोई शोषण नहीं हुआ है, पर कुछ लड़कियों ने हमारे कान में बताया था, कुछ मंच पे भी बैठी हैं। फिर एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया, मंच पे बैठने वाली तकरीबन सभी लड़कों ने बोल दिया जी हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, ये सब फर्जी बातें। तो इनको समझ में आया अब जो है कि ये हरियाणा कांग्रेस को एक बात समझ में आया कि अब हम चूंकि एक बयाना लेके फंस चुके हैं, और पहलवानों को भी लगा कि उनकी सारी जिंदगी की जो है इज्जत साख मिट्टी में मिलने जा रही है, तो नाउ उनको समझ में आ गया था कि ओवरसाइट और आईओए की जांच से कुछ नहीं होगा और हम ब्रजभूषण को फंसा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि अब उसका, कुछ वकीलों ने इनको सलाह दी, खुद हुड्डा साहब के एक सहयोगी वकील हैं, उनका नाम है नरेंद्र हुड्डा, वो शायद एडवोकेट जनरल रहे हैं हरियाणा सरकार के, इस टाइप के कुछ सरकारी वकील टाइप का जो पद होता है। तो उन्होंने सलाह दी और वकीलों ने सलाह दी कि अगर आपको सचमुच ब्रजभूषण सिंह को लपेटना है तो आपको कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और उसके लिए FIR करनी होगी। अब FIR में धाराएं कौन सी लगेंगी? तो धाराएं लगाने के लिए एक तो सबसे पहले कोई माइनर ढूंढी जाए, और सिर्फ ऊपरी छेड़छाड़, अब तक इन्होंने जो ओवरसाइट कमेटी में जितनी भी इन्होंने कंप्लेंट की थी ना, वो सब ऊपरी छेड़छाड़ की थी, टच किया या किया, इनअप्रोप्रिएट टच की। तो उन्होंने कहा कि एक तो यदि डिसरोब करना विक्टिम को, टू आउटरेज द मॉडेस्टी, ये वाली धारा, और एक माइनर ढूंढकर FIR कराई गई। अब मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि विक्टिम सप्लाई करने का ठेका हरियाणा कांग्रेस के प्रथम परिवार ने लिया था। तो उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए तैयार हुए महादेव एकेडमी के एक कोच विजेंद्र सिंह, उन्होंने अपने 4 अखाड़े की 4 लड़कियां सप्लाई कर दी कि हाँ ठीक है, ये FIR में कंप्लेंट में FIR लिखवा देंगी, कंप्लेंट दे देंगी। अब बात यह था कि आखिर भाई ब्रजभूषण सिंह तो सोशली एक्टिव आदमी है ना, आज यहां है तो कल 1 घंटे बाद कहां है इनको क्या पता। बिल्कुल। तो इन्होंने टू प्ले सेफ डेट और वेन्यू वो चुना जहां इनको गारंटी थी कि ब्रजभूषण सिंह उस दिन मौजूद थे। वो थे नेशनल चैंपियनशिप,
और एवरीबॉडी नोज कि हर एक नेशनल चैंपियनशिप में ब्रजभूषण सिंह दोनों तीनों दिन मंच पे मौजूद रहते हैं, सारा सारा दिन। वो बिल्कुल, और आदमी, आधिकारिक रूप से हाँ मौजूद रहते हाँ, हैं, और हाँ, क्षेत्र अध्यक्ष हैं तो रहेंगे ही जी। आप खुद देख के आए हैं। तो इनको कहा कि उस दिन यदि हम आरोप लगाते हैं तो कम से कम ब्रजभूषण सिंह की उपस्थिति कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक पर है। आरोप कैसे लगाए? तो आरोप इन्होंने सार्वजनिक मंच के लगा दिए कि सार्वजनिक मंच पे मेडल पहनाते हुए। अच्छा, अब आगे सुनिए। तो उसमें से एक लड़की जो है उसने अपना बैकग्राउंड छुपा लिया, सारी बातें नहीं बताई, है ना, कॉन्स्पिरेटर्स को, षड्यंत्रकारियों को सारी बात नहीं बताई। वो बात ये थी कि मेरी 2 डेट ऑफ बर्थ है? मैं असल में तो ओवरेज हूं पर कंप्लेंट में माइनर बन रही हूं। ठीक है। अब यहां पे दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में वो तथ्य पकड़ लिया। ठीक है कि अरे भैया, तुम्हारी तो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ये है? तुम तो 2004 की पैदा हो, तुमने 2006 की डेट ऑफ बर्थ लिखाई है अपनी कंप्लेंट में, ये क्या है? तो जब जांच, विधिवत जांच हुई तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। बिल्कुल आ जाना है। और यहां मुझे लगता है अजय जी कि जैसे आपने कहा ना कि जब इन्होंने विक्टिम तलाशने शुरू किए और उसका प्लेस किया विक्टिम्स को, तो हमेशा ऐसा होता है कि पटीदारी का या आपसी जमीन का या किसी भी तरीके का कोई झगड़ा अगर हो जाता है तो वकील साहब लोग जब एफआईआर लिखाते हैं ना तो सिर्फ इतना नहीं लिखाते कि मारपीट हुई, वो साथ में ये लिखाते हैं कि चैन, घड़ी, उसमें 18,750 रुपए ये भी लूट के ले गए ताकि डकैती की भी धारा उसमें ऐड हो जाए। तो उसी तरीके से इन लोगों ने माइनर लड़की खोजने का प्रयास किया ताकि पास को लग जाए जी। तो अब वो पॉक्सो, अब इसलिए वो धारा हटने जा रही है क्योंकि पुलिस जांच में दिल्ली पुलिस के पास अकाट्य सबूत हैं कि लड़की माइनर, घटना के दिन लड़की माइनर नहीं थी। अच्छा, और इसके बाद जो उसने कंप्लेंट लिखाई है उसने यही लिखाया है कि ब्रजभूषण सिंह ने मेडल पहनाते हुए मेरे कान में कुछ कहा। और ब्रजभूषण सिंह के किसी एक आदमी ने मुझे मैसेज भेजा था कि तुम ब्रजभूषण सिंह को खुश कर दो तो तुम्हारा कैरियर बन जाएगा, तो मैंने मना कर दिया। दिस इज द कंप्लेंट। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा ये धरने पे बैठे हैं और जब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, उनके निर्देश पे जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की, तो अब ये जो था ना कि वो शाम गम जब बिखर गई होगी, तो जाने किस किस के घर गई होगी, तो सब अब आए। तो सबसे पहले तो आई थी हरियाणा कांग्रेस, आपको ध्यान होगा कि हुड्डा साहब भी आए, तो दीपेंद्र हुड्डा भी आए, तो प्रियंका जी भी आई, तो शायद मुझे याद आ रहा है दिग्विजय सिंह भी आए, और कांग्रेस के अन्य नेता, सलीम योगेंद्र यादव आए। नहीं, वो तो धरना जी भी, पहले कांग्रेस आई, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई है। वो जो है वो आम आदमी पार्टी के आने के बाद ही वो अचानक चर्चा में आया देर रात को, जब ट्रक से बाकायदे फोल्डिंग चारपाइयां, फोल्डिंग पलंग आए, बस अब मसाज वाली मशीन थी कि नहीं थी ये नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये सब भी चीजें लेके पहुंचे थे आम आदमी पार्टी। तो उसके बाद जब ये सब आ गए तो आम आदमी पार्टी भी आ गई। उसके बाद फिर प्रोफेशनल धरना जीवी आए, मेधा पाटकर आई है, और आरफा खानम शेरवानी, यावा, ये जो, और सीएए एनआरसी वाला पूरा गैंग, शाहीन बाग आया पूरा, जेएनयू का डफली, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम क्या चाहते आजादी आया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आई। तो जब ये सब लोग आ गए तो साहब अब फिर असली धरना जीवी जो बड़े वाले हैं वो कैसे पीछे रहते, तो साहब फिर खाप पंचायत आई। खाप पंचायत के बाद फिर अंत में किसान आंदोलन आया, किसान यूनियन आई, है ना।
जी जी जी। किसान यूनियन में चढ़ूनी साहब आए, टिकैत साहब आए, पंजाब की जत्थेबंदियां, फिर बाकायदा जत्थेबंदियां टर्म यूज होने लग गया, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। है ना। उसके बस बाद टूल किट। जी, बस भिंडरा वालों की फोटो लगा हुआ वो हाँ मैं नहीं हाँ जम पाई। हाँ। अब सिर्फ खालिस्तानी आने बाकी हैं, है। हम्म। और एक अमेरिका की कोई संस्था आई है जो कि बाकायदा अलकायदा और यासीन मलिक और वो पाकिस्तान वाला कौन है, वो जो था पाकिस्तान का जो अलकायदा वाला है। सईद। हाँ, ये इस टाइप के इनका बाकायदा कट्टर समर्थक संस्था है अमेरिका से। वो कल जो है मैंने देखा कि बाकायदा पहलवानों के लिए उनकी छाती भी दूध उतरा हुआ था, हम्म। वो सब आए। तो अब सब सिर्फ और सिर्फ भिंडरा वाले साहब, जी जिस दिन भिंडरा लेकर कनाडा लोग आ जाएंगे, मतलब वो जब डिश बन जाती है तो ग्राहक को परोसने से पहले उसको गार्निश किया जाता है ना। तो बिल्कुल। साहब भिंडरा वाले साहब की फोटो एक बार आ जाए तो डिश कंप्लीट हो जाएगी, फिर ग्राहक के सामने परोसने के लिए तैयार हो जाएगी। और ठीक है। कल टिकैत साहब ने महापंचायत करी दी है। जी जी। अच्छा अजय जी, जी जरा सा इस समय पहलवान कहाँ है इस पर बात करने से पहले एक आप हम लोगों ने इतनी आपने बात बताई कि कौन कौन आ गए पहले 4 घंटे से लेके और इन महीनों तक में कौन हम्म कौन आए और ये जो शामे गम बिक्री तो वो किनके घर गई, ये सब तो हमने बात की। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि आना अपेक्षित था लेकिन वो नहीं आए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसके वो अलावा बहुत सी और राजनीतिक पार्टियां हैं जो वहां नहीं पहुंची। हमने किसान आंदोलन के समय भी देखा था कि दक्षिण भारत से बाकायदे हरी धोती और कुर्ते में एरोप्लेन से यानी हवाई जहाज से चढ़ाकर ले आके किसान बैठा दिए गए थे कि नहीं साहब, ये केवल पंजाब और हरियाणा के कुछ छोटे इलाके का आंदोलन नहीं है, ये तो पैन इंडिया आंदोलन है। तो ऐसे में पहलवानों को ये तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे साउथ की पार्टियां हो, चाहे इधर कांग्रेस ये आपके तेलंगाना वगैरह की पार्टियां हो, बीजू जनता दल जैसी पार्टियां हो, अखिलेश यादव जी हमारे, मायावती बहन जी, ये सारे लोग क्यों नहीं आए? नहीं, पहले इसको समझ लीजिए कि पहले ये देख लीजिए कि जो नहीं आए उन पे चर्चा बाद में करेंगे, जो आए जरा उन पे चर्चा कर लेते हैं। हनुमान बेनीवाल आए साहब राजस्थान से, हनुमान हम्म। बेनीवाल। जी सत्यपाल मलिक आए, बिल्कुल आए। पंजाब वाले भी कुछ आए, हम्म। बाकी टिकैत बंधु तो आए ही आए। बिल्कुल, टिकैत साहब ने, नरेश टिकैत जी ने तो अपनी झोली फैला के वो मेडल गंगा मेडल, जी में हाँ। से ठीक पहले लोग लिया, लपक लिया उसको। तो जो देखिए जो लोग आए ना, वो सब जाट राजनीति के पुरोधा है, ये समझिए इस बात को। ठीक है। सत्यपाल मलिक से लेके हनुमान बेनीवाल से लेके टिकैत साहब, ये सब जितने भी हैं, या खापिस्तान, ये सब जाट राजनीति के पुरोधा है। तो ये पूरा आंदोलन जो है ना सर, ये इसका केंद्र जो वो भूकंप का केंद्र खोजा जाता है ना, हम्म। तो सर इस पूरे आंदोलन का केंद्र जो है वो जाट राजनीति है। बड़ी बात। इसमें यादव राजनीति या मुस्लिम राजनीति या बहुजन राजनीति कहीं से सूट नहीं करती। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए अखिलेश भैया को इस विवाद में कूदने से कुछ मिलना नहीं है। बिल्कुल, जबकि अखिलेश जी के हाँ पिताजी का पुराना नाता है पहलवानी से, वो खुद एक पहलवान थे। मैं मुलायम सिंह जी हाँ की बात जी। हाँ। तो वो पुरानी बातें हो गई ना। हम्म। तो ये देखिए आज भी देखिए थेथरई, थेथर क्या होता है, थेथरई का
अति हो गई है, पराकाष्ठा हो गई है इस केस में। सब लोग जानते हैं कि असलियत क्या है, इसके बावजूद सब बाकायदे थेथराई कर रहा है। आज मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, पहलवान से, तो उसने पूछा शोषण हो गया। मैंने पूछा पहले तो ये बता, हाउ डू यू डिफाइन शोषण? तो उसने बोला जी शोषण तो वही होया करे जो इंसाफ का तराजू में राज बब्बर ने कराया था जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ। मैंने कहा वही होता है ना। तो मैंने कहा नहीं बेटा, एक नए किस्म का शोषण भी आजकल शुरू हुआ है कि देखने से भी शोषण हो जाता है। तो पहले तो ये तुम लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लो कि जो ईब के जो शोषण होया है वो इंसाफ का तराजू वाला होया है, राज बब्बर वाला, या सिर्फ देख लेने वाला शोषण होया है। तो बेटा फिर देख लेने पे तो फांसी नहीं चढ़ाया जाएगा। सही बात है ना। तो अब ये तो हुई कि अब कौन आए कौन नहीं आए। तो अब आपने एक बड़ा मजेदार सवाल पूछा था कि अब पहलवान जी लोग कहाँ हैं। तो पहले ये जो आपने थेथर वाली बात की ना, तो ये तो कुछ उसी टाइप का लग रहा है कि थेथर के दो आगे थेथर, थेथर के दो पीछे थेथर, आगे थेथर, बोलो बच्चों बोलो कितने थेथर, है ना। तो चलते चलते ये तो जरूर जानना चाहेंगे और बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि पहलवान जी लोग इस समय कहाँ हैं, क्योंकि पुलिस ने तो कह दिया कि जंतर मंतर पर तो ना बैठने देंगे। हरिद्वार गए, हर की पैड़ी पे भी अपना मेडल नरेश जी को देके चले आए। नरेश जी ने 5 दिन का टाइम लिया, तो मेरे ख्याल से चौथा दिन आज है। दूध और सप्लाई, दूध और सब्जी की सप्लाई रोकने की बात कर रहे थे। बहरहाल इस समय जो पहलवान जी लोग हैं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसा है जी, पहलवान जी लोगों ने धमकी दी थी नरेश टिकैत को कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं नेल कटर से अपने नाखून काट लूंगी। अरे मैं बहुत बड़ा कदम उठा सकती हूँ। तो लोगों ने पता लगाया कि भाई पहलवान अब बड़ा कदम क्या उठाएंगे, खतरनाक कदम जो देश के लिए बहुत घातक हो सकता है, वो वाला कदम उठाने की दी थी। है तो पता लगा कि मैंने क्या नस काट लेंगी क्या? बोले जी नस तो नहीं काटेंगी। मैंने कहा क्या पता नसबंदी करा ले। नहीं तो नसबंदी भी नहीं कराएंगी। मैंने कहा नाखून से, नहन्नी से नाखून काट सकते हैं। तो नाखून काटने की धमकी दी है, तो अपनी नहन्नी तेज कर रहे हैं पहलवान जी लोग। और देखिए नया नया शादी हुआ है लड़का लोग का सब है, और बेचारे 1.5 महीना से आप लोग उनको वहां जंतर मंतर पे बैठाए थे। और इतना जालिम है समाज कि अरे यार, एक दिन लड़का धरना प्रदर्शन के बीच में एक 5 स्टार होटल बुक करके 3 दिन एसी में सुत जाएगा। तो पता नहीं आप लोग को ना, तो प्रेम का दुश्मन है जमाना, प्रेमी समाज से आप लोग चिढ़ते हैं। तो आप लोग से वो भी नहीं देखा गया कि लड़का लोग आंदोलन कर रहा है तो अगर मान लीजिए 5 स्टार में सुत जाता है रात को जाकर, तो एक तो आप लोग को तो पता नहीं क्या तकलीफ होती है प्रेमी दुनिया से। तो 1.5 महीना आप लोग जो है वो लड़का लोग को बेचारा को नया नया शादी हुआ है उसका, और आप लोग उसका जंतर मंतर पे सुखा दिए। तो अब भाई कुछ तो, जैसे फौजी को भी छुट्टी मिलता है बॉर्डर से, बिल्कुल बिल्कुल, तो 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन उसको घर वाला सब डिस्टर्ब नहीं करता। कोई उससे नहीं कहता कि हंसुआ उठाओ चलो गेहूं काटना है। कहता नहीं यार, नहीं, नया नया लड़का भी आया हुआ है, बॉर्डर पर ड्यूटी करके आया है, तो 4 दिन अपना मेहरारू के साथ रहेगा, सूतेगा। ठीक है। पर हमारे पहलवान लोग ब्रह्मचारी हैं। हम लोग, हमारे पहलवान लोग कोई गंदा काम नहीं करते हैं। तो हमारा पहलवान लोग अभी अभिमंत्रित खीर बना रहा है, अपनी पत्नी को अभिमंत्रित खीर खिलाएगा, है, और अभिमंत्रित सेब केला मतलब खिला रहा है। अच्छा, तो पहलवान लोग उसमें बिजी है। अभी 1 दिन बाद जो है वो नहन्नी से नाखून काटने जाएगा इंडिया गेट पे। अच्छा, ये वो नहरनी से रिपोर्ट है। बात आप जो कहावत बार बार कह रहे हैं, नेल कटर से नाखून काटना, ये वही है क्या, किसान पूत के भंडारी बनना, उसी टाइप की कोई बात है? हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा कदम उठा लेंगे जिससे देश का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बोला नहन्नी से नाखून काट लेंगे। जैसे मेडल बहाए थे साहब, जैसे मेडल बहाए थे, वैसा ही तब नहन्नी से नाखून काट लेगा, आत्मघाती कदम उठा लेगा। मतलब ये है कि ये एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है इस पूरे एपिसोड में,
और इस कमर्शियल हाँ ब्रेक के जो है अभी बहुत सारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन अभी देश का होना है, ये कहना चाह हाँ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ ठीक है साहब, तो आपने जैसे हमारी बातचीत में ये तो समझ में आया कि पहले दिन के पहले 4 घंटे के बाद से ये आंदोलन कहां से चला, इसके साथ कौन कौन लोग आते गए, जुड़ते गए, और अब तो इस आधे घंटे की बातचीत के बाद ऐसा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि व्यक्तिगत रूप से ये कहना मुझे इस कहने में कोई दुराव नहीं है कि ये पहलवान तो बिल्कुल, ये क्या विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ये तो बिल्कुल इन पर दया आनी चाहिए कि इनका कैसे, दरअसल ये जो पूरा कुल हुआ है ये इनका शोषण हुआ है, जिस तथाकथित शोषण का यस, वेरी करेक्ट पॉइंट। असल में पहलवानों का शोषण डीजी साई ने किया, असल में पहलवानों का शोषण हुड्डा फैमिली ने किया, असल में पहलवानों का शोषण डफली गैंग ने किया, असल में पहलवानों का शोषण फर्जी खाप लीडर्स ने किया, असल में पहलवानों का शोषण फर्जी जी, असल में पहलवानों का, मुझे कर रहा है, असल में पहलवानों का शोषण इन किसान यूनियन। और बताइए। जी बिल्कुल, ये यही बात समझ में आ रही है, और अब ये बेचारे लग रहे हैं। अजीत जी, सिलसिलेवार आपने काफी कुछ अंदर बताई, और इस कहानी से मुझे लगता है कि ये सारा कुछ सुनने के बाद एक नया और स्पष्ट और सकारात्मक रहते हुए पहलवानों के प्रति, देखिए ये हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, और इनके पीछे ये आदर्श हैं कितने लोगों के, ये लीडिंग पहलवान हैं, ये सेलिब्रिटी पहलवान है देश के, और इनका ऐसा शोषण किया जाना, इन तमाम धरनाजीवियों से लेके हरियाणा कांग्रेस, हुड्डा परिवार, और उसके बाद ये जो वहां के नौकरशाह थे सती प्रधान, इन तमाम लोगों के हाथों में जिस तरीके से खेलते गए, उससे जो सबसे बड़ा नुकसान, हम लोगों ने पिछली बातचीत में भी अजीत जी इसी बात को दोहराया था, और ये चिंता एक कोच के रूप तौर पर आपकी भी रही है, पहलवान के तौर पर आपकी रही है, आप एक पहलवान परिवार हैं, आपके दोनों बच्चे पहलवान हैं, आपके और भी बच्चे स्पोर्ट्स में ही हैं। खेल का बड़ा नुकसान हुआ है साहब, कुश्ती का बड़ा नुकसान हुआ है। कुश्ती सबसे बड़ी विक्टिम, सबसे बड़ा शोषण तो साहब कुश्ती का हो गया, हुआ है। सबसे बड़ा शोषण उन तमाम बच्चों का हुआ है जो भारतीय कुश्ती में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तमाम ऐसे अखाड़ों का शोषण हुआ है, तमाम ऐसी जमीन की मिट्टी वाले अखाड़ों का शोषण हुआ है, तमाम सपनों का शोषण हुआ है। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम अजीत जी को धन्यवाद कहते हुए विदा लें आज के विमर्श में, आप सभी से एक बार फिर वही निवेदन कि अगर आप प्रारब्ध के चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको शेयर भी जरूर कीजिए। तो एक बार अजीत जी को धन्यवाद देते हुए आप सभी को नमस्कार।